हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज हम क्लास 12th का चैप्टर 4 स्टार्ट करने वाले हैं साइकोलॉजी का, और इसका नाम है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। अब डिसऑर्डर्स आपको जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि कोई चीज़ अगर ऑर्डर में ना हो तो उसको हम डिसऑर्डर बोलते हैं। और साइकोलॉजिकल मतलब हम साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब हम अपने माइंड की, अपने बिहेवियर की बात कर रहे हैं। तो जब किसी का बिहेवियर किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं होता तो हम उसको डिसऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एबनॉर्मेलिटी की यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि जनरली हम ये वर्ड बहुत यूज़ करते हैं, नॉर्मल, एबनॉर्मल। ठीक है, तो साइकोलॉजी में भी ये वर्ड बहुत यूज़ होता है, क्योंकि डिसऑर्डर्स जो होते हैं हम उनको एबनॉर्मल मानते हैं। मतलब कि जो जिसके अंदर कोई डिसऑर्डर होता है तो हम उसको बोलते हैं कि उसके अंदर एबनॉर्मेलिटी है। तो एबनॉर्मेलिटी होता क्या है? ठीक है, तो एबनॉर्मेलिटी जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी को रोड पे देख रहे हो कि वो अपने आप से खड़ा खड़ा बातें कर रहा है और आसपास उसके कोई नहीं है, और वो थोड़ी देर के लिए नहीं, वो काफ़ी देर के लिए, काफ़ी दिनों के लिए बातें कर रहा है। तो आपको क्या लगेगा उसका बिहेवियर? आपके माइंड में क्या चीज़ आती है सबसे पहले, कि ये नॉर्मल बिहेवियर है कि एबनॉर्मल बिहेवियर है? आपके माइंड में यही वर्ड आता है ना कि ये बहुत एबनॉर्मल सा बिहेव कर रही है। तो ऐसे ही अगर कोई इस तरह का बिहेवियर आपको देखने को कहीं मिलता है जो कि आपको बहुत ही कम दिखने को मिले, ज़्यादा नहीं, मतलब कॉमन ना हो कोई चीज़। कॉमन से मेरा मतलब है अगर आप 100 लोगों को देखते हो तो उसमें से खाली 1 या 2 लोग आपको दिखे जो अलग बिहेव कर रहे हैं बाकी 98 लोगों से, तो आप उसको एक वर्ड दे देते हो एबनॉर्मल। ठीक है, तो ये एक तरह से नॉर्मल और एबनॉर्मल कैसे बने हैं वर्ड्स, मतलब जो चीज़ क्वांटिटी में ज़्यादा हो जाती है हम उसको नॉर्मल कहना शुरू कर देते हैं, और जो चीज़ क्वांटिटी में कम हो जाती है हम उसको एबनॉर्मल कहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है नॉर्मल वो चीज़ है जो कॉमन है। ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा वेग आइडिया लेके साइकोलॉजी में हम किसी का प्रॉब्लम या किसी का डिसऑर्डर ठीक नहीं कर सकते, तो हमें एक प्रॉपर उसको डेफिनेशन देनी पड़ेगी कि एबनॉर्मेलिटी है क्या चीज़। ठीक है, तो एबनॉर्मेलिटी के लिए हमने 4 डीज डिसाइड किए हैं कि अगर किसी के अंदर ये 4 डी प्रेजेंट होंगे तो हम उसको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में काउंट करेंगे, अदरवाइज फिर हम उसको एबनॉर्मल कहेंगे लेकिन डिसऑर्डर नहीं कहेंगे। तो ये 4 डीज कौन से हैं? तो पहला जो डी है वो है डेविएंस। डेविएंस का क्या मतलब होता है? डेविएंट होता है जब हम एक नॉर्मल बिहेवियर से अलग हट के काम करें, डिफरेंट करें, अनयूजुअल करें। कई बार ये चीज़ आप बहुत लोगों में देखते हो जो दूसरों से थोड़ा से अलग हट के काम करते हैं, अनयूजुअल करते हैं। लेकिन अगर कोई बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअली हमेशा परमानेंटली बिहेव करे, 1-2 चीज़ों में नहीं, हर बारी आपको वो ऐसा ही लगे कि कोई भी काम नॉर्मल या कॉमन नहीं कर रहा है, ये हमेशा ही एकदम डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे डेविएंस बिहेवियर या डेविएंस बोलेंगे। ठीक है, एक तो इंडिकेशन ये हो गया एबनॉर्मलिटी का। दूसरा है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस क्या होता है? कोई भी अनप्लेजेंट चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको अच्छी नहीं लग रही है, आपको स्ट्रेस हो रहा है जिससे, और आपको अपसेटिंग लग रही है, मतलब आपको देख के थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा है कि ये ठीक नहीं हो रहा है। अगर उस तरह का बिहेवियर आपको किसी में नजर आता है। उसके बाद आता है डिसफंक्शन। डिसफंक्शन होता है जब हमारे बॉडी की फंक्शनिंग या माइंड की फंक्शनिंग में कोई ऐसा बिहेवियर जो उसको इंटरफेयर कर रहा है, मतलब इंटरफेयरिंग है। जो हम नॉर्मल डे टू डे फंक्शन करते हैं अपने डेली रूटीन में, अगर उसको हम फंक्शन नहीं कर पा रहे प्रॉपरली, या तो हमारे बॉडी फंक्शन नहीं कर रही है, हमारा माइंड ऐसे फंक्शन नहीं कर रहा है कि हम अपने डे टू डे रूटीन को नहीं डेली प्रॉपरली कर पा रहे प्लान, या उसको हम फंक्शन नहीं कर पा रहे, तो उसको हम बोलते हैं डिसफंक्शन, और अपनी डेली रूटीन में इंटरफेयर कर रहा है उस टाइप का बिहेवियर। ठीक है, और डेंजर मतलब यहाँ पे चौथा इंडिकेशन है एबनॉर्मेलिटी का, अगर कोई इस तरह का बिहेवियर दिखा रहा है जो दूसरों के लिए या उसके खुद के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है, जिससे उसको कोई हार्म हो सकता है या उसके आसपास के लोगों को कोई हार्म हो सकता है। तो अगर ये 4 इंडिकेटर्स किसी के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंटली नज़र आते हैं, 1-2 बारी तो हम सब कभी ना कभी ऐसा बिहेव कर देते हैं, कभी स्ट्रेस में, कभी गुस्से में, लेकिन अगर किसी के अंदर रेगुलर इस तरह का बिहेवियर नज़र आता है तो वो इतना ज़्यादा हो जाए कि वो अपना डे टू डे लाइफ में भी वो नॉर्मली अपना काम ना कर सके, तो उसको फिर हम एबनॉर्मेलिटी की कैटेगरी में डाल सकते हैं।
एबनॉर्मल जैसे कि मैंने बताया अवे फ्रॉम नॉर्मल होता है। नॉर्मल में क्या होता है कि लोग थोड़े टाइम के लिए अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं लेकिन फिर वापस आ जाते हैं। लेकिन एबनॉर्मल अवे फ्रॉम नॉर्मल है कि जो नॉर्मली बिहेव ही नहीं कर रहा। लेकिन साइकोलॉजी में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज नॉर्मल, हम नॉर्मल किसे कहेंगे, जैसे हम कंपेयर किसे करेंगे, क्योंकि हमने एक बार पढ़ा हुआ है कि हमारे साइकोलॉजी में कोई भी एक परफेक्ट मॉडल या एक आइडियल मॉडल कोई नहीं होता। तो जब कोई नॉर्मल या कोई आइडियल मॉडल है ही नहीं किसी ह्यूमन का जिससे हम कंपेयर कर सके, तो फिर हम कैसे ये चीज़ किसी को बोल दें कि आप नॉर्मल नहीं हो, क्योंकि आप उससे कंपेयर करके आपका जो है मैच नहीं कर रहा है। तो हम किसको नॉर्मल मान के चलें जिससे हम कंपेयर करें। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो अप्रोचेज यहाँ पे साइकोलॉजी ने ली हुई है। पहली अप्रोच ये कह रही है कि जो डेविएट करता है सोशल नॉर्म से। सोशल नॉर्म क्या होता है? जो आपके सोसाइटी के नॉर्मल रूल्स रेगुलेशन है। सोसाइटी मतलब जहाँ पे जिस कल्चर में आप रह रहे हो, जिस तरह के लोगों से आप मिलते जुलते हो, बात करते हो, जिस तरह के एनवायरनमेंट में आप रह रहे हो, वहाँ के एनवायरनमेंट के कल्चर के अकॉर्डिंग जो चीज़ें एक्सेप्टेबल है, मान लीजिए आप यहाँ पे एक्सेप्टेबल की बात हो रही है कि जो वहाँ पे बिहेवियर एक्सेप्टेबल है वो चीज़ वहाँ पे नॉर्मल मानेंगे, और अगर कोई उससे हट के बिहेव कर रहा है तो उसको फिर वहाँ पे हम लोग एबनॉर्मल मानेंगे। अब ये अलग अलग कल्चर में अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि जो इंडियन कल्चर में नॉर्मल है वो वेस्टर्न कल्चर में नॉर्मल माना जाएगा, या जो वहाँ नॉर्मल है वेस्टर्न में वो इंडियन में भी नॉर्मल माना जाएगा। तो कल्चर के अकॉर्डिंग हमें सोसाइटी के अकॉर्डिंग बिहेव करना होता है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है, असर्टिवनेस एक क्वालिटी होती है। असर्टिवनेस क्या होता है कि जो आपके मन में है वो मुंह पे बोल देना किसी के, लेकिन थोड़ा पोलाइटली बोलना कि किसी को बुरा ना लगे। अगर आपने मना भी करना है तो उसको प्यार से मना कर देना। अब इंडियन वैल्यूज, पुरानी ट्रेडिशनल वैल्यूज के अकॉर्डिंग असर्टिवनेस हो गया या एग्रेशन हो गया, गुस्सा दिखाना, एक तरह से नॉर्मल नहीं माना जाता। ज़्यादातर ट्रेडिशनल वैल्यूज यही सिखाती हैं कि आपको थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना है, मुंह पे जवाब नहीं देना, गुस्सा नहीं दिखाना, स्पेशली अगर कोई बड़े लोग हों। तो अगर उस टाइम पे अगर ये वाली कोई आदतें अपनी दिखाए रेगुलरली कि बड़े लोगों के सामने मुंह पे जवाब दे देना, चाहे वो ठीक भी बोल रहा हो तो भी, और गुस्सा दिखा देना, तो क्या कहेंगे उस टाइम पे इंडियन वैल्यूज के अकॉर्डिंग उसको क्या कहेंगे कि ये नॉर्मल बिहेव नहीं करता। हम उसको बेशक कोई भी नाम दे देंगे, लेकिन हम ये कहेंगे कि नॉर्मली नहीं बिहेव करता है, इसको बिहेव करने का नहीं पता है कि कैसे बिहेव करना है, तमीज नहीं है, जो भी जैसे भी बोलते हैं। तो अगर ये और यही अगर क्वालिटी आप वेस्टर्न कल्चर में जाके दिखाओगे तो आपको वहां पे वो बहुत ज्यादा नॉर्मल एक्सेप्ट करेंगे। उल्टा अगर आप वहां पे चुप रहोगे हमेशा और हमेशा ऐसे सप्रेस से रहोगे तो उनको और लगेगा कि ये तो बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा है। तो एक तरीके से नॉर्मल जो है ना कल्चर पे डिपेंडेंट हो गया कि आप किस कल्चर में रहते हो और किस सोसाइटी में आप रहते हो। ठीक है, दूसरा आ जाता है, अब यहाँ पे भी ये प्रॉब्लम है कि ये जो है ना ये कल्चर बेस्ड हो गया थोड़ा सा, लेकिन अब हमने दूसरा जो लिया है जो थोड़ा सा एक हम कह सकते हैं यूनिवर्सल है, जो सबके लिए हो सकता है। यहाँ पे कोई कल्चर या कोई सिविलाइजेशन या इस टाइप का कोई बायस नहीं है। तो मैल अडेप्टिव बिहेवियर है, ये तो कहीं पे भी हो सकता है। मैल अडेप्टिव बिहेवियर क्या होता है? अडेप्टिव बिहेवियर पहले देख लेते हैं क्या होता है। अडेप्टिव बिहेवियर होता है जैसे कि कोई अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, ठीक है, फुलफिलमेंट, अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए सारे काम कर रहा है, अपना कोई गोल है, टारगेट है, उसको अचीव करने के लिए जो करना है वो कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, कॉलेज जा रहा है, काम सीख रहा है। मेंटेनेंस, अपने आप को मेंटेन करने के लिए अपने घर को, अपने आप को, वो सारे काम कर रहा है एक नॉर्मल पर्सन जो करता है, अपने आप को क्लीन रखना, अपने आप को फिट रखना, ठीक है। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो मैस्लो ने बोला था कि फाइनल जो हमारा नीड होता है कि हमें अपने फाइनल पोटेंशियल पे पहुंचना होता है, अपने आप को फुली सेटिस्फाई करने के लिए। तो जो अपने बिहेवियर में ये सारी चीजें दिखाता है उसको हम बोलते हैं अडैप्टिव बिहेवियर। लेकिन अगर कोई ये सब ना करके इनएबिलिटी टू कोप विद स्ट्रेस, उसके अंदर ऐसी एबिलिटी नहीं है जो वो ये सब चीजें झेल सके, ये सब चीजें करे और इनके साथ जो स्ट्रेस आता है उसको हैंडल कर सके, तो अगर इस तरह का कोई बिहेवियर आता है तो उसको फिर हम बोलते हैं मैल अडैप्टिव बिहेवियर।
ठीक है। मतलब मैल अडेप्टिव का मतलब है वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा, अडेप्ट नहीं कर पा रहा, रहने के तौर तरीके नहीं सीखे, या फिर नहीं एडजस्ट हो रहे उससे, वो हैंडल नहीं कर सकता, मतलब अपना लाइफ में वो कोई चीज फुलफिल नहीं कर पा रहा, तो उस तरह का बिहेवियर हो गया मैल अडेप्टिव। इसके पीछे रीजन कोई भी हो सकते हैं, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, वो हम आगे जब डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि अलग अलग प्रॉब्लम्स की वजह से अलग अलग तरह का मैल अडेप्टिव बिहेवियर आता है। तो रीजन चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर इसके किसी के अंदर इस तरह का बिहेवियर आता है कि वो अपने एनवायरनमेंट को यूज करके अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहे, अपने आप को सेल्फ एक्चुअलाइज नहीं कर पा रहे, तो उसको हम बोल देंगे मैल अडेप्टिव बिहेवियर, और फिर वो आ जाएगा एबनॉर्मल की कैटेगरी में। ठीक है। कई बार क्या होता है, काउंसलिंग से लोग सीख जाते हैं, जैसे अपने आप आपको नहीं समझ आ रहा आप कैसे हैंडल करो सिचुएशन, तो आप किसी से जनरली अपने फ्रेंड से, अपने पेरेंट्स से, फैमिली से, किसी से भी पूछ लेते हो। आपको कोई लोग काउंसलिंग कर देते हैं जो आपको जानते हैं, आप उनके बताए हुए तरीके पे करके देखते हो तो कई बार हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, इतना ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है कि नॉर्मल लोग उसको हैंडल नहीं कर पाते, उसको काउंसिल नहीं कर पाते, फिर ऐसे लोगों को कहाँ ले जाना पड़ता है, एक साइकोलॉजिस्ट के काउंसलिंग के पास ले जाना पड़ता है। लेकिन हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है, ये जनरली हमारे इंडियन कल्चर में ज़्यादा है, बाहर अब ये चीज़ नॉर्मल हो गई है कि स्टिग्मा क्या होता है, जैसे कि एक उसके साथ एक इमेज बनी हुई है कि अगर कोई साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है तो लोग उसके बारे में बातें करते हैं कि या तो वो पागल है, या वो पागल होने वाला है, या वो अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है, वो उसके साथ बात करना ठीक नहीं है, वो थोड़ा सा अजीब सा है और मेंटल है थोड़ा सा, तो लोग उससे दूर रहना शुरू कर देंगे, उसको अवॉइड करना शुरू कर देंगे। क्योंकि हमारे कल्चर में अब क्या है, ये वाला जो बिहेवियर है ना काउंसलिंग का, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, ये अब नॉर्मल में आता है। अब तो फिर भी चेंज हो रहा है, लेकिन स्टार्टिंग में पहले जब साइकोलॉजी नई इंडिया में फेमस होनी, पॉपुलर होनी शुरू हुई थी, तो ये वाला बिहेवियर बहुत एबनॉर्मल था कि साइकोलॉजिस्ट के पास क्यों जा रहा है। अब जब लोगों को समझ में आने लग गया कि साइकोलॉजिस्ट के पास सिर्फ इसलिए नहीं जाते हैं कि किसी को बहुत ज़्यादा मेंटल प्रॉब्लम होगी, कुछ जनरली हम अपने नॉर्मल बिहेवियर में भी अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं या हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आगे कैसे हैंडल करें, तो हम ऐसे एक्सपर्ट के पास जाते हैं जो हमें क्लियरली बता सकता है कि हमारा बिहेवियर किस तरह से चेंज करने से हम आगे अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। ठीक है। तो यही स्टिग्मा है जिस वजह से अभी भी लोग जो है ना अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, लाइफ की बैड रिलेशनशिप्स को लेके, किसी चीज़ को लेके किसी के साइकोलॉजिस्ट के पास काउंसलिंग करने नहीं जाते, और जाते भी हैं तो बताते नहीं हैं किसी को, बहुत छुप छुप के जाते हैं। तो ये सब स्टिग्मा की वजह से अभी भी जो है ये लोग जो है ना अपने डिसऑर्डर्स हो गए, अपने अबनॉर्मैलिटी को लेके बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड रहते हैं कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए, या फिर घर वाले भी नहीं बताते कि उनके घर में अगर किसी को प्रॉब्लम है, जो कि अगर ये जाएं ओपनली तो ये सॉल्व हो सकती है प्रॉब्लम, एबनॉर्मैलिटी ठीक हो सकती है काउंसलिंग से, नहीं तो साइकेट्रिस्ट के पास जाके, मेडिसिन से, थेरेपी से, बहुत चीज़ें हैं। तो ये हो गया आपके स्टिग्मा की बात। इस इंट्रोडक्शन के बाद जो हमारा अगली वीडियो आएगी मेरी, उसमें हम इसकी साइकोलॉजी के एबनॉर्मैलिटी की, बेसिकली हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करेंगे कि पहले एंशिएंट टाइम से एबनॉर्मैलिटी को क्या माना जाता था और कैसे ट्रीट किया जाता था। ये तो अब जाके मॉडर्न टाइम में आके हमें पता चला है कि जो डिसऑर्डर्स होते हैं हमारे माइंड से रिलेटेड होते हैं, हमारे बिहेवियर से। तो इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और आपको वीडियो समझ आ गई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए सबके साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।